राष्ट्रपति के लिए अच्छे उसको चुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और खास पेशकश किस लिए? आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान आपको बता दें सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 5 बजे तक चलेगा। और इस दौरान 839 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। पहले चरण के इस मतदान में तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। और आपको बता दें, सुबह 9 बजे तक मुजफ्फरनगर में 15% मतदान हुआ, अलीगढ़ में करीब 11% वोटिंग हुई है, बुलंदशहर में 12%, शामली में करीब 12%, जबकि आगरा में भी 12% मतदान हुआ है। और राजनीतिक अखाड़े के तमाम दिग्गज आज अपना वोट भी डाल रहे हैं। आपको मैं 4 तस्वीरें दिखाता हूं। खास बीजेपी नेताओं की इसमें बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। संगीत सोम सरधना में वोट डालते हुए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों के ये आरोपी हैं। सुरेश राणा भी आरोपी हैं मुजफ्फरनगर दंगों में। थाना भवन, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वोट डालते हुए। जबकि मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पहली बार चुनावी मैदान में, चुनावी समर में वैतरणी करने को तैयार श्रीकांत शर्मा। और मेरठ से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए। खैर, ये तो ताल ठोकते रहेंगे। किसी भी दल के नेता की बात आप सुनेंगे तो हर कोई कहेगा कि हम सरकार बनाने वाले हैं। असल नतीजा तो खैर 11 मार्च को आने वाला है। होली किसकी कितनी रंगीन होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आपको लिए चलता हूं कैराना। कैराना सुर्खियों में रहा है। पलायन को लेकर यहां के जो सांसद हैं हुकुम सिंह, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अमित कुमार, जबकि मेरठ में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, 2014 का चुनाव भी आप कवर कर रहे थे और 2014 में, खास मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और बहुतेरे लोगों ने पलायन करके कैराना और आसपास के इलाकों में वहां पर रिलीफ कैंप भी लगे थे। ध्रुवीकरण की आंच अभी भी महसूस आप वहां करते हैं या मुद्दे बदल गए हैं इस बार जो वोटिंग हो रही है आज? देखिए, जो 2014 के हालात थे, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आया है। जहां तक अगर आप मुद्दों की बात करें तो आप जब उनसे बात करेंगे, बिना कैमरे के बात करेंगे, तब वो तमाम विकास की बात करेंगे, तमाम सड़क की बात करेंगे, तमाम बिजली पानी की बात करेंगे। लेकिन अगर आप कैराना की बात करें और खासतौर से ये जो इलाका है शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, इस तरह इस बेल्ट की बात करें तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यहाँ पर है। आप इसको भले ही माने या ना माने, ये पूरा बटा हुआ है। और वोट जिस तरह से हो रहा है वो तमाम मसले अलग हों, तमाम मसलों को एक वक्त, लेकिन जब ईवीएम मशीन का बटन दब रहा है तो वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आसपास हो रहा है। इसको आप कैमरे पर कोई भी नहीं कहेगा। जो अभी हुकुम सिंह से भी मेरी बात हुई, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने कभी हिंदू के पलायन की बात नहीं उठाई। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू सिर्फ पलायन हुआ है और या मुसलमानों की वजह से या अल्पसंख्यकों की वजह से हुआ है। जो पलायन हुआ है उसमें गुंडागर्दी का हाथ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ी पार्टी, चाहे सपा में हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, इस मसले को लेकर हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से खेमेबंदी या ध्रुवीकरण की कोशिश की, जिसको जैसे सुविधा हुआ। तो इसलिए विकास का मुद्दा भले ही विकास चेहरा है, चुनाव का चेहरा अगर आप देखें तो विकास है, इससे कोई डिफर नहीं करता है। हर कोई इस बात को कह रहा है कि चुनाव का सबसे बड़ा मसला जो है वो विकास है, चेहरा विकास है। लेकिन उसके पीछे की तस्वीर यही है कि लाख आप बांट ले, डेवलपमेंट की बात कर ले, लेकिन चुनाव आज भी, चाहे 2014 की बात करें या उससे पहले की बात करें, लेकिन इस वेस्टर्न यूपी में कम से कम जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आसपास ही मतदान हो रहा है। प्रशांत, आप बहुत घूमे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आज तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये दरअसल एक मिनी रेफरेंडम भी है। आज से जो पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, मिनी रेफरेंडम है सर्जिकल स्ट्राइक्स। 28 और 29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने की, और 8 नवंबर को जो नोटबंदी का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया।
क्या ये मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं बड़े मुद्दों पर? देखिए, अगर हम बात करें शहरों की, दो भागों में अगर हम बांट लें इस चुनाव को, अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा विकास का रहता है। हमने महिलाओं से भी बात की, हमने युवाओं से भी बात की, हमने बुजुर्गों से भी बात की, तो एक विकास का मुद्दा। और दूसरा जो अहम मुद्दा था वो लॉ एंड ऑर्डर का था। दूसरी तरफ जो आपने बात की थी ध्रुवीकरण की, तो मुजफ्फरनगर के जो 2013 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके आंच मेरठ में भी आई थी और उसकी झलक आज भी यहाँ पे दिख रही है। उसकी तपन, उस आंच की तपन अभी भी है लोगों के जहन में, और यहाँ पर भी वो बात उठ रही है और उसी आधार पे वोट भी हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू जो था वो था लॉ एंड ऑर्डर का, और इसको लेके महिलाओं में खास तौर से बहुत चिंता की बात थी, और जो युवा थे उनके अंदर सबसे बड़ा था कि विकास और दूसरा रोजगार। ये तमाम पहलुओं पे जरूर बात हुई। दूसरा जो आपने बोला कि डीमोनेटाइजेशन का कितना असर पड़ा, तो शहरी इलाकों में उतना ज्यादा असर नहीं था, लेकिन गांव में जो हमने घूमा था, गांव देहात में क्योंकि पैसे की तंगी थी, किसानों को पैसे नहीं मिल पाए थे, वहां एक मुद्दा जरूर है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो हम जाट को नहीं भूल सकते। तो जाट वोटर है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 2014 में वो जाट पूरा एक तरफा बीजेपी के पास आया था, लेकिन इस बार जाट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भटका हुआ नजर आता है। गांव देहात में अगर हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि प्रशांत मैं कहूंगा कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ा तबका जाटों का बीजेपी से खिसक सकता है। ये पिछले 5-7 दिनों की बड़ी खबर है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई नेशनल मीडिया में। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है, क्योंकि जिस तरह से आरएलडी ने अपनी ताल ठोकी और चौधरी चरण सिंह अपने बेटे जयंत चौधरी को लेकर जिस तरह से आगे बढ़े और उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, उसको लेके जाटों में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सीधे तौर पर आरएलडी के पक्ष में नजर आया। और अगर हम बात करें तो जाट यहाँ पे 3 तरीके के जाट हो चुके हैं। एक जाट जो किसान जाट है, जो गन्ना जाट है, वो जो गन्ने की खेती करता है। दूसरा जाट जो हिंदू और मुस्लिम की ध्रुवीकरण के बीच में फंसा हुआ जाट है। और तीसरा जाट है वो रिजर्वेशन का, क्योंकि आरएलडी ने जाटों को रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, मायावती ने इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। तो ऐसे में जाट 3 भागों में बढ़ गए हैं, एक किसान जाट, एक मुस्लिम हिंदू जाट, और तीसरा जो जाट है वो जाट है आरक्षण वाला। तो ये तमाम मुद्दे जाटों के बीच में है, और ऐसे में जाट क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ से किसकी हवा निकलेगी और किसकी कौन इसमें आगे बाजी मारेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कितना अहम है सुधांशु मित्तल, आप तो आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, सोफोलॉजी, इन चीजों के माहिर हैं, कितना अहम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के गणित के लिए? क्योंकि यहां पर 2014 फिर से हमें रिविजिट करना होगा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। कुछ इलाके अभी बचे हुए हैं जिसकी वोटिंग दूसरे चरण में होगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों में से 21 की 21 बीजेपी के खाते में आई थी, और ये पहली दफा हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका कभी स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है, ये आप मुझसे एग्री करेंगे। संदीप जी, सबसे प्रथम तो शुभ प्रभात आपको। आज बड़ा पावन दिन है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता को आज एक मौका मिला है कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छी विकास करने वाली, अच्छा प्रशासन देने वाली सरकार चुन सकेंगे। आपने सही कहा कि ये तो कौन चुनते हैं वो 11 मार्च को आएगा। लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के लिए क्योंकि पूरे प्रदेश से हमें 73 सीटें मिली थी 80 में से, इसलिए हर इलाका महत्वपूर्ण है। जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके ध्रुवीकरण की बात है, संदीप जी, राजनीति का पहलू अब बदल चुका है। दुर्भाग्य से हम हर चीज जो है जात, धर्म, इसके जो नहीं, सुबह मॉरल लेक्चर मत दीजिए सुधांशु मित्तल जी। इन मोरालिटी की बात नहीं है। मोरालिटी सारे राजनीतिक दलों ने ताक पर रखी हुई है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जात पात धर्म ध्रुवीकरण इशू नहीं है। संगीत सोम को टिकट दिया जाता है, सुरेश राणा को टिकट दिया जाता है, उमेश मलिक को टिकट दिया जाता है, तमाम आपके वो चेहरे 2013 के। संदीप जी, मेरा तर्क सुन ले, फिर आप उससे बोले। संदीप सोम जीते हुए हैं अपने इलाके में, बहुत ही उनकी साख है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? है सुरेश राणा रिकॉर्ड मतों से जीते हुए हैं, साख है उनकी, क्यों नहीं देनी टिकट चाहिए? वो कहते हैं मैं जीत जाऊंगा, कर्फ्यू लग जाएगा, देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा, रामपुर में कर्फ्यू लग जाएगा। उनकी भाषा देखिए आपने।
मेरी बात सुन, मेरी बात आप एक व्यक्ति को लेके चलेंगे या मुद्दों को लेके चलेंगे? मैं अभी आता हूँ क्या सुधांशु मुद्दा जी, क्या है? 1 मिनट रुकिएगा। मेरे साथ हुकुम सिंह कैराना से जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आता हूँ मेरे सहयोगी के साथ। अमित, हुकुम सिंह आपके साथ हैं, ओवर टू यू। जी देखिए, मैं हुकुम सिंह जी हमारे साथ हैं। हुकुम सिंह जी, जिस तरह से ये पूरा मसला था, जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है इस पूरे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके कैराना और शामली आसपास के जो इलाका है मुजफ्फरनगर की बात करें, तो आपको लगता है कि पूरे जो वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, वो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये राजनीति है, राजनीति में अपने मुद्दों के आधार पर लोग चुनाव लड़ रहे लेकिन हैं। राजनीति में आपने अपने मुद्दे तो वही आपने तय कर दिए थे उस समय जब आपने उठाया इस मसले को कि पलायन हो रहा है, हिंदू परिवार पलायन कर रहा है, तब तो उस समय राजनीतिक मुद्दे आपने तय कर दिए थे उस अरे समय। श्रीमान, मैंने कभी किसी पर्टिकुलर बिरादरी का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था प्लान हो रहा है, और तभी मैंने कहा था प्लान अपराधियों की वजह से हो रहा है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपराधियों की वजह से प्लान हुआ, और उसमें मैंने दोष दिया था कि राज्य सरकार ने की टोटल फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। ये जो आदमी थे प्लान कराने वाले, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ये उनके तो खिलाफ कार्रवाई नहीं लेकिन होती जब थी। जिस वक्त आपने करीब 350 ज्यादा लोगों का परिवारों का लिस्ट जारी किया था, उस समय आपका टोन दूसरा था। उस समय आप साफ तौर पे आप बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं वो आज की डेट में बहुसंख्यक हो गए हैं और उसकी वजह से हिंदू परिवारों को जाना पड़ रहा है। और इसके बाद आपके अध्यक्ष अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने कैराना में पलायन के मसले को उठाया। मैं अमित शाह जी के बाद में बात करूंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो, कभी नहीं कहा। आप मुझे मिसकोट मत कीजिए प्लीज। लेकिन इस मसले को आपने उठाया था कि जो परिवार हिंदू परिवार जिस तरह से वहां पर जा रहे हैं, इस मसले को आपने इसी तरह से उठाया था कि पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल था, और ये चुनाव से ठीक पहले हुआ है। ये मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं भूलता नहीं जो मैंने कहा था। मैंने तब भी ये कहा था कि जो प्लान कराने वाले हैं उन्हें किसी कौम का नेता मत बनाइए। वो मुस्लिम, अगर उसका नाम मुस्लिम है तो इसका मतलब नहीं है मुस्लिम का प्रतिनिधि हो गया या मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। 10 बार मैंने कहा, आप उसको भी नहीं समझते। तब भी मैंने कहा बार बार कि उनको उनका नेता मत बनाओ। नेता नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी है। लेकिन चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि कश्मीर के हालात हो गए हैं, या फिर आपके तमाम दूसरे जो नेता हैं उनका इस तरह से बयानबाजी जो कहीं ना कहीं पूरी राजनीति, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्रुवीकरण की तरफ ही तो ले जा रहा है। मेरे लिए उचित ये होगा जो मैंने कहा और जो मैं कह रहा हूँ। आप बीजेपी के सांसद भी हैं? बीजेपी का सांसद हूँ, बिल्कुल मजबूती से सांसद हूँ, लेकिन मेरे अपने विचार भी तो हो सकते हैं। अमित, मेरी तरफ से एक सवाल पूछेंगे हुकुम सिंह से। ये कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों को। जी। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जी, सवाल संदीप, आप सवाल पूछिए। क्या पूरा का पूरा खेल पलायन कार्ड हुकुम सिंह ने अपनी बेटी मृगांका को टिकट दिलवाने के लिए खेला और उनके घर में ही विरोध हो रहा है? उनके भतीजे सुनील सिंह ने ताल ठोक दी है। संदीप, मैं ऐसा करता हूं कि इनके कान में ईटी लगाता हूं ताकि आप सवाल इनसे डायरेक्ट पूछ सकें। जी। अरे आप भी पूछ लीजिए मेरे पास।